1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है। कैमूर को भी सीएम नीतीश सौगात देंगे। 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है कैमूर को। चैनपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। इसको लेकर देखिए तैयारियां जो हैं वो लगभग अंतिम दौर पर चल रही हैं। बताते चलें आपको, आज सीएम नीतीश कुमार सासाराम पहुंचेंगे। कैमूर दौरा रहेगा। सासाराम में 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात होगी और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां लगभग बताई जा रही है पूरी है। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। कैमूर वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। कैमूर वासी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। उनको हज़ारों करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, तैयारियों की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। चैनपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होने जा रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने जा रही है। पटना में 84 साल बाद होने जा रही सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान से किसे फायदा और किसका नुकसान होगा। पटना में सदाकत आश्रम के बाहर इस हलचल को देखिए। कई दशकों बाद पटना के कांग्रेस कार्यालय में इस साल इतनी चहल पहल दिख रही है। वजह है बिहार विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर सदाकत आश्रम को बैनर पोस्टर से सजाया जा रहा है। पूरा बिहार स्वागत में है सीडब्ल्यूसी के, क्योंकि एक तारीखी अजलास होने जा रहा है, तारीखी कॉन्टेक्स्ट में। 84 साल बाद 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर देश भर से कांग्रेस के नेताओं का पटना पहुंचना जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पटना आ चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेता बुधवार यानी कल पटना में दिखेंगे। अभी आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं और लगातार जो कारकेड में आने का जो सिलसिला है एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं का वो जारी है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस जिस ढंग से आक्रामक अभियान चला रही है, उस पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ आरजेडी और लालू प्रसाद पर दबाव बनाने की रणनीति है। दिल्ली में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, सीट आएगी 0। एनडीए नेताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर राहुल गांधी ने बता दिया कि बड़े भूमिका में अब वही है। सबसे ज्यादा दुष्कार क्या होगा कि मुंह पर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि तेजस्वी, और उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने के बचा हुआ है क्या? पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। फिर 26 सितंबर को बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली भी है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान किसे फायदा और किसे नुकसान। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी पटना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। आपको बताते चलें, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जब पटना पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीर, और इनका भव्य स्वागत किया गया। पटना की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर। भव्य स्वागत हुआ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का। और देखिए, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर सियासत भी अब जारी है। कांग्रेस पर मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संतोष सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ करके देख ले, कांग्रेस से एक भी सीट जीती तो इस्तीफा दे देंगे। संतोष सिंह के बयान पर अब कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। या सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब जानता है कि लालू जी से अगर इनका हिम्मत है तो जरा अकेले लड़के दिखा दें।
CWC की मीटिंग कर रहे हैं, जरा हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाते हैं। अगर एक भी सीट बिहार में जीतेंगे तो उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा राजनीति से। क्या कांग्रेस की बात करते हैं? कांग्रेस भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक विकास हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कृपया सूरज को आईना दिखाने अब काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और पूरे जनता की सेवा में लगी रहती है। और आपको बता दें, इस बार चुनाव में जनता ने मन बना लिया है और अब अकेले लड़ने की बात करते हैं। आप तो खुद कितने कितने पार्टियों के साथ सरकार मिलकर बना रहे हैं, आप अकेले तो जीत नहीं सकते। कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और इससे पहले बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। मंत्री जमा खान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बिहार में विपक्ष को भी यहाँ पर दौरा करना चाहिए और कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है। ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है तो बिहार ही आ जाता है। ये इसमें के लोग हैं और यह बता देना चाहता हूँ, वन साइडेड चुनाव होगा। आने वाले समय में सबको पता चल जाए। लेकिन सर, पहली बार CWC की बैठक बिहार में हो रही है और ये कांग्रेस का ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने यहाँ पे फोकस कर दिया है। फोकस करें न कर, उससे हमारा लेना देना नहीं। मैं ये जानता हूँ कि बिहार के लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके महागठबंधन के बारे में जानते हैं कि जब समय आता है वो झूठ बोलता है, लुभावने बात करता है, जुमलाबाजी करता है और ये बिहार ने काम करके हमारे नेता ने दिखाया है। देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर सियासी पेच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि वो फिलहाल सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है, तो वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि इसकी घोषणा AICC अध्यक्ष करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक सीएम फेस चुनेंगे। आखिर सीएम फेस पर कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर क्यों तैयार नहीं है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी They will announce my AICC president भी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें। उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी पेच फंसता जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, तो उन्होंने कहा AICC अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तेजस्वी को बड़ा चेहरा तो बताया, लेकिन ये कहकर मामले को उलझा दिया कि फिलहाल पार्टी सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है। सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। Who will be the CM face, sir? कांग्रेस और आरजेडी they will announce my AICC president will announce it. तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें। उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी कि सीएम का फेस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस लगातार अपने बयानों से टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था तो उन्होंने भी इस सवाल से दूरी बना ली थी। अब कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीटों की साझेदारी पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? कांग्रेस के रवैये ने आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। देखिए, चुनावी समर में सियासी सरगर्मी भी तेज है। एनडीए में भी सीट बंटवारे पर बात बन गई है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा घटक दलों का ये दावा है कि सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेच नहीं है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या है एनडीए में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला?
किसे मिल सकती हैं कितनी सीटें, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में होगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग की एलजेपी रामविलास को 20, मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के खाते में 10-10 सीटें आ सकती हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग काफी सक्रिय हैं, वे सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एलजेपी आरवी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग ने सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत को पार्टी नेताओं के सामने रखा है। पसंदीदा सीट और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया है। जितना आश्वस्त चिराग पासवान दिख रहे हैं, उतना ही निश्चिंत आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी दिख रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए में बिल्कुल सहज है। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे के साथ साथ जीत का भी टारगेट सेट कर दिया गया है। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 80% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। चिराग पासवान 2025 में 225 से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए ने 2010 से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर दिया है। और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए, इसकी कल्पना कर रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चुनाव की घोषणा के बाद होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और अब मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। अब अशोक चौधरी का ये कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पीके को माफी मांगनी चाहिए। चुनावी साल में बिहार में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। अब मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेज दिया। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। अशोक चौधरी का दावा है कि प्रशांत किशोर के आरोप निराधार और भ्रामक है। आरोप लगाकर भागने वाले प्रशांत किशोर को तो अभी नोटिस ही गई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर सजा भी होगी। दरअसल प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे मंत्री अशोक चौधरी पर मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। पीके ने अशोक चौधरी को बिहार का भ्रष्ट नेता बताया था और जमीन खरीद और बेनामी संपत्ति खरीदने का संगीन आरोप भी लगाया था। इस भ्रष्टाचार के आरोप पर वो मानहानि का दावा लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि उनके पास और कोई जवाब नहीं है। भाई मानहानि करें या कोई हानि करें, प्रशांत जी और जनसुराज उससे डरने वाला नहीं है। बिहार की जनता का लूटा हुआ पैसा बिहार की जनता को वापस मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले भी अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा किया था। उस समय पीके ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पैसा देकर टिकट खरीदा था। अब अशोक चौधरी ने पीके को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। चुनावी साल में प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
4 दिवसीय दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के किशनगंज पहुंचे। 24 सितंबर से ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये 4 दिवसीय यात्रा 27 सितंबर तक चलेगी। ओवैसी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का दौरा करेंगे। ओवैसी ने कहा सीमांचल के इंसाफ के लिए ये यात्रा की जा रही है। वहीं थर्ड फ्रंट के सवाल पर कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। बिहार चुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे रहे हैं और खुद जिलों में जाकर के उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। अब चंपारण में सीएम ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार को किस तरीके से घेरा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी एक्शन में है। सीएम का ये अंदाज और ये मिजाज बता रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। मगध और शाहाबाद के बाद सीएम नीतीश मिथिलांचल और चंपारण पर फोकस कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम नीतीश ने चंपारण को चमकाने के लिए बड़ी सौगात दी। पूर्वी चंपारण को लगभग 600 करोड़ और पश्चिमी चंपारण को मुख्यमंत्री ने करीब 900 करोड़ का तोहफा दिया। दोनों हाथों से सौगात बांट रहे सीएम हर मंच से लालू राबड़ी राज की भी याद दिला रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था। याद है ना कि पहले क्या हाल था, इसके पहले जिनको की सरकार थी तो उसको याद करिए कि लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे मुख्यमंत्री बार बार जनता को उस दौर की याद दिला रहे हैं जैसे हालात में उन्होंने बिहार को संभाला था। सीएम सड़क, पुल पुलिया, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर बिहार के कायापलट का उदाहरण तो दे ही रहे हैं, साथ ही दंगे का जिक्र कर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आरजेडी का शासनकाल जंगल राज का दौर था। याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत, इसलिए हम कह देते कि पहले जो था वो सबका क्या हाल था और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। वाल्मीकि नगर के कन्वेंशन सेंटर में विपक्ष पर गरजने से पहले मुख्यमंत्री ने लव कुश पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही मोतिहारी के बजरिया में जीविका की योजनाओं का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से बातचीत भी की। सेमरा के हाई स्कूल मैदान में जीविका दीदियों ने संवाद के बाद सीएम की जमकर तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री भैया का सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने में और सबल बनाने में अपना बड़ा ही योगदान दिया है। जीविका दीदियों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। खुद सीएम भी ये कह रहे हैं कि समाज के हर तबके का उन्होंने उद्धार किया है। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। एनडीए सरकार में अपराध पर नियंत्रण और दंगों पर कंट्रोल किया गया है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज और मोतिहारी रिपोर्टर अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।